जब आसमान से मौत बरस रही थी और इमारतें मलबे में तब्दील हो रही थी, उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर में क्या चल रहा था? अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बाल कैसे बचे? 48 घंटों तक सुप्रीम लीडर का कोई अता पता क्यों नहीं था? लेबनान के एक टीवी चैनल पर ईरान के विदेश मंत्री ने उस खौफनाक रात का जो आंखों देखा हाल सुनाया, वो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अल मयादीन टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में एक ऐसा सच बताया जिसने सबको चौंका दिया। अरागची ने बताया कि 28 फरवरी को संघर्ष के शुरुआती घंटों में जब दिग्वंत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के दफ्तर पर हमला हुआ तो वो खुद उसी इमारत में मौजूद थे। अरागची ने उस पल को याद करते हुए कहा, जिस दफ्तर पर हमला हुआ मैं उसी समय वहीं था। जब मैं मलबे से बाहर निकल रहा था तो मेरा पहला ख्याल और सबसे बड़ी चिंता हमारे लीडर की सलामती को लेकर थी। हमले के 48 घंटों तक अरागची खुद इसी अनिश्चितता में रहे कि आखिर सुप्रीम लीडर किस हाल में है। हमले के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स और कमांडरों ने सुप्रीम लीडर को बार बार बंकर या किसी सुरक्षित जगह पर जाने की मन्नत तय की, लेकिन दिग्वंत खामनेई ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्री के मुताबिक खामनेई ने दो टूक शब्दों में कहा, मैं तब तक किसी शेल्टर या सुरक्षित जगह पर नहीं जाऊंगा जब तक ईरान के हर नागरिक के पास सुरक्षित जगह ना हो। मेरे लोगों के साथ जो भी होगा वही मेरे साथ भी होगा। सीधी धमकी और मौत के साए के बीच खामनेई वहीं डटे रहे और कामकाज की देखरेख करते रहे। इस खौफनाक मंजर के अलावा अरागची ने एक बड़ा भू राजनीतिक खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि संघर्ष से पहले ही ईरान ने फारस की खाड़ी पर अपने पड़ोसी देशों को साफ चेतावनी दे दी थी। अरागची ने कहा कि अगर ईरान पर हमले के लिए किसी भी पड़ोसी देश के अमेरिकी बेस का इस्तेमाल हुआ तो ईरान उसका विनाशकारी जवाब देगा। उनका कहना था कि क्षेत्रीय सरकारों ने अपनी जमीन के इस्तेमाल का विरोध किया था, लेकिन वॉशिंगटन ने उनकी एक ना सुनी और ईरान पर हमले कर दिए। ईरान के विदेश मंत्री का ये सनसनीखेज खुलासा बताता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये संघर्ष कितना भयानक था और कैसे ईरान का शीर्ष नेतृत्व मौत के मुंह से वापस लौटा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर ईरान की ये चेतावनी क्या मिडिल ईस्ट के एक नए युद्ध की नींव रख रही है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। जब अमेरिका 40 दिनों की जंग में ईरान पर समंदर और आसमान से हमले कर रहा था, उस वक्त इसराइल ने ईरान की जमीन पर उतरने की एक साजिश रची थी और उसमें ईरान के एक करीबी पड़ोसी ने इसराइल का साथ दिया था। जी हाँ, जंग के 2 माह बाद अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स के जरिए साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। ईरान के खिलाफ इसराइल के इस प्लान में साथ देने वाला कोई अरब देश नहीं, बल्कि उससे बॉर्डर शेयर करने वाला अजरबैजान था। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अजरबैजान के भीतर इसराइल ने युद्ध के दौरान कई सैन्य ठिकाने बनाए थे। इनमें से एक ठिकाना ईरान के शहर तबरेज से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि ईरान और काकेशस मुल्क अजरबैजान के बीच 689 किलोमीटर की सरहद है। अब मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अजरबैजान में बनाए गए अपने मिलिट्री बेस से इसराइल ने न सिर्फ ईरान पर हमले अंजाम दिए, बल्कि यहीं से IRGC के खुफिया चीफ को मारने के लिए प्लेन भी उड़े थे। रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि इसराइल ने इस बेस से ईरान पर कई हमले अंजाम दिए। कहा जा रहा है कि इसराइल को उम्मीद थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर, IRGC कमांडरों और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बड़े लीडर्स की हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल अजरबैजान से इसराइल ने इसके बाद की तैयारी भी कर रखी थी और वो ये थी कि अपने सैनिकों को अजरबैजान में तैनात किया जाए। जैसे ही ईरान की जनता रिजीम के खिलाफ बगावत के लिए बाहर निकले, वो अपने फौजी ईरान से 60 किलोमीटर दूर अजरबैजान के बेस से ईरान में भेज दे। चूंकि जमीनी सरहद का इसराइल फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने ये सारा प्लान बनाकर रखा था। लेकिन इसराइल की चालों पर ईरान की आवाम ने पानी फेर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की हत्या के बावजूद ईरान की जनता सड़कों पर नहीं आई, उल्टा इस्लामिक रेवोल्यूशन के सपोर्ट में उतरने लगी। इसराइल का सारा प्लान फेल हो गया। CNN ने सूत्रों के हवाले से की गई इस रिपोर्ट में दावा किया है कि अजरबैजान से ईरान के खिलाफ ऑपरेट किए जाने वाले इस अभियान में इसराइल के कई दर्जन सैनिक शामिल थे, जिनमें इसराइल के हेलीकॉप्टर यूनिट और मोसाद के लोग भी तैयार थे। हालांकि अजरबैजान ने अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के दावों से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन ये भी सच है कि अजरबैजान ने ईरान के दुश्मन से पक्की दोस्ती तो गांठ रखी है। जी हाँ, इसराइल का बेहद करीबी दोस्त है अजरबैजान। यहाँ तक कि इसराइल की मदद से चलने वाला मुस्लिम बहुल मुल्क है अजरबैजान। आपको जानकर हैरानी होगी
कि शिया मुस्लिम बहुल मुल्क होने के बावजूद अजरबैजान ने फिलिस्तीन इसराइल के विवाद पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। इसराइल अजरबैजान को फौज और खेती को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि अजरबैजान का इन क्षेत्रों में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अजरबैजान अपना तेल इसराइल को बेचता है और कहा जाता है कि अजरबैजान का तेल तुर्की के रास्ते इसराइल पहुंचता है, जो उसकी खपत का 40% है। खास बात यह है कि इसमें वो ऑयल भी है जो टैंकों और फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं से इसराइल ने गजा पर भी जबरदस्त तबाही मचाई है। अब देखना होगा कि किसी फाइनल डील पर पहुंचने के बाद बनी नई कंडीशन में ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के धोखे से कैसे निपटते हैं। जंग में जीती हुई चीजें वापस नहीं की जाती। ईरान ने जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल हासिल किया है और अब वो उसका पैसा वसूलेगा। ईरान ने साफ कहा कि जंग उसने शुरू नहीं की थी, जिसने शुरू की वो बताए कि आबनाए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वो पैसा क्यों ना वसूले। लेकिन ईरान का ये प्लान कई देशों को पसंद नहीं आ रहा था कि होर्मुज से रोज गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल चार्ज ले। तो अब ईरान ने इसका भी हल निकाला है, या यूं कहें कि होर्मुज पर नया फलसफा दिया है, टैक्स नहीं फीस का। सही सुना आपने, फीस, वो भी सर्विस के बदले, सेवाओं के बदले। ईरान ये इशारे दे रहा है कि वो अब जहाजों से सीधे टोल टैक्स नहीं वसूलेगा, बल्कि ओमान के साथ मिलकर एक नया सिस्टम बनाना चाहता है। इस सिस्टम के तहत जहाजों से नेविगेशन, सुरक्षा और दीगर सर्विस के बदले फीस ली जाएगी। दरअसल ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम गरीबाबादी ने कुछ इसी तरह के इशारे दिए हैं। उनका कहना है कि ईरान किसी जहाज से गुजरने के अधिकार के बदले टोल नहीं लेना चाहता है। उन्होंने साफ किया कि प्रस्तावित फीस उन सेवाओं के लिए होगी जो ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समंदर पर मुहैया करवाएंगे। इनमें नेविगेशन सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा और पॉल्यूशन के हालात को सुधारना, अनहोनी के हालात में मदद करना जैसी सर्विस शामिल है। गौरतलब है कि जंग से अलग नॉर्मल दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 120 से 140 जहाज गुजरते हैं। इनसे अगर फीस वसूली जाए तो अच्छी खासी इनकम हो सकती है, ईरान और ओमान दोनों की। इसके लिए ईरान की पार्लियामेंट ने हाल ही में पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA बनाई है, जो होर्मुज स्ट्रेट में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करेगी और रियल टाइम अपडेट जारी करेगी। वहीं अमेरिका ने इसे तुरंत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़ा संगठन बताते हुए प्रतिबंधों की लिस्ट में डाल दिया। उनका मानना है कि इससे आने वाला पैसा सीधे IRGC को जाएगा और अमेरिका की नज़र में IRGC दहशतगर्द है। ये अलग बात है कि सीरिया के मौजूदा प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी भी कभी अमेरिका के लिए ISIS के इनामी दहशतगर्द हुआ करते थे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास का 12 नॉटिकल माइल्स का समंदर ईरान और ओमान का पानी है, वो इंटरनेशनल समंदर नहीं है। ऐसे में ईरान ने अपने प्लान में ओमान को भी मिलाया है। अमेरिका का करीबी सहयोगी होने के बावजूद ओमान ने ईरान के साथ संवाद बनाए रखा है। ओमान का कहना है कि वो किसी टोल व्यवस्था का समर्थन तो नहीं करता है, बल्कि ऐसा ढांचा चाहता है जो इंटरनेशनल कानून के हिसाब से सभी लोग मान जाएं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पैसा किसे बुरा लगता है, और रोज आने वाला पैसा। ऐसे में ईरान के प्रस्ताव को ओमान ने नकारा नहीं है। अब देखना होगा कि टोल टैक्स के बदले सर्विस फीस लेने के ईरानी फलसफे पर अमेरिका का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि वैसे भी होर्मुज पर अमेरिका फंस चुका है और ईरान अमेरिका के बीच किसी भी डील में ईरान टस से मस होने से रहा, ये भी अमेरिका जान रहा है।